साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का शीर्षक है मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, नीलेश और रेखा एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, शादी भी करना चाहते थे, परंतु दोनों के घर वाले उनकी शादी के खिलाफ थे। इसीलिए उन दोनों ने घर से भाग कर शादी कर ली। दोनों ने शादी तो कर ली, परंतु घर चलाने के लिए उनके पास ना तो पैसे थे ना ही मकान था। दोनों अपने अपने घरों से जो पैसे लेकर आए थे वो कुछ ही दिनों के बाद खत्म हो गए। नीलेश ने वहीं एक छोटी सी कंपनी में काम शुरू कर दिया और एक किराए का मकान ले लिया। धीरे धीरे घर का खर्चा चलने लगा। कुछ दिनों के बाद ही उनके आंगन में नन्ही सी बच्ची की किलकारी गूंजी। बच्ची का नाम रागिनी रखा गया। सभी बहुत खुश थे, परंतु एक ही बात का दुख था। बच्ची का लालन पालन नाना नानी और दादा दादी के स्नेह के अभाव में हो रहा था। कुछ दिनों के बाद ही नीलेश को कंपनी की ओर से विदेश भेजा गया। नीलेश और रेखा बहुत खुश थे कि अब वेतन बढ़ जाएगा और वो धीरे धीरे अपना घर भी खरीद लेंगे। विदेश जाकर नीलेश हर महीने रेखा को पैसे भेजता। इस तरह से 6 साल बीत गए। रेखा अकेले ही अपनी बच्ची का पालन पोषण कर रही थी। कुछ दिनों के बाद उसकी तबीयत खराब रहने लगी तो डॉक्टरी जांच में पता चला कि उसको तो कैंसर है। अब वो अकेली अपनी बेटी और अपनी बीमारी दोनों को सहन कर रही थी। बीमारी की वजह से रेखा बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। जब भी नीलेश विदेश से घर लौटता तभी दोनों पति पत्नी में झगड़ा हो जाता। नीलेश का मोह धीरे धीरे रेखा से भंग हो रहा था। घर की रोज रोज कलह की वजह से उसका झुकाव विदेश में एक लड़की की तरफ बढ़ने लगा। तो नीलेश अपने सुख दुख की बातें उसी लड़की को बताता, इसीलिए ज्यादातर समय वो विदेश में ही रहा करता था। इन सब का प्रभाव रागिनी पर भी पड़ रहा था। 12वीं कक्षा के बाद उसका दाखिला मेडिकल कॉलेज में हो गया। अब रागिनी की माँ रेखा बहुत खुश थी कि कम से कम अब बेटी का भाग्य उज्जवल है। कुछ ही दिनों के बाद रेखा चल बसी। इस पूरी दुनिया में रागिनी अकेली थी। मकान मालिक ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और इस महानगर में अब उसका कोई भी नहीं था। उसके पिता ने भी पैसे देने बंद कर दिए। अब रागिनी के पास जीविका चलाने के लिए कोई भी साधन नहीं था। उधर हॉस्टल में लड़कियां आए दिन झगड़ा करती और शराब पीती। ये माहौल रागिनी के लिए बहुत ही असहनीय और असुविधाजनक था। कोई भी उसे अपने साथ कमरे में नहीं रखना चाहता था। तो ऐसे में उसका जीवन खराब हो रहा था। ना ही उसके पास हॉस्टल की फीस भरने के पैसे थे और ना ही अपनी जीविका चलाने के। तो वो मन ही मन सोचा करती कि हे भगवान, इन सब में मेरा क्या दोष है, मेरे साथ इतना अन्याय क्यों, अभी तो मेरा जीवन शुरू हुआ है। परंतु रागिनी ने कभी हिम्मत नहीं हारी। अब अपनी पढ़ाई के साथ साथ उसने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। थोड़े थोड़े पैसे जोड़ने शुरू कर दिए, क्योंकि अब रागिनी जान चुकी थी कि इस दुनिया में वो अकेली आई है और एक दिन अकेली ही चली जाएगी। तो वो खुद ही अपने जीवन को संवार सकती है। तो इस तरह से रागिनी ने अपनी पूरी जिंदगी अकेले ही बिता दी। साथ संगत जी, कितनी अजीब बात है ना कि किसी किसी इंसान को अपने परिवार के किसी एक व्यक्ति का साथ भी नहीं मिलता और किसी किसी इंसान को भरा पूरा परिवार मिलता है। ऐसे ही एक भरे पूरे परिवार की कहानी है। ललिता ने अपनी ननद सुषमा को कहा कि दीदी, बड़े भाग्य हैं हमारे जो आप पधारी हैं हमारा मार्गदर्शन करने। आपकी उपस्थिति तो मुझे सभी चिंताओं से मुक्त कर देती है। भाव विभोर होकर ललिता ने अपनी बड़ी और इकलौती ननद सुषमा जी के चरण स्पर्श करते हुए कहा। तो ननद बोली, जब तुमने इतने प्यार से बुलाया तो कैसे ना आती, और फिर मेरी भतीजी की शादी है तो मुझे तो कुछ दिन पहले ही आना था ना। मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ, कोई एहसान नहीं कर रही। सुषमा जी ने भी अपने से छोटी भाभी ललिता के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। तभी बुआ की लाडली बच्ची दौड़ कर आती है और नमस्ते बुआ जी कहते हुए सुषमा जी के गले लग जाती है। सुषमा जी भी उसकी खूब बलाएं लेती है, कहती हैं मेरी बच्ची को किसी की नजर ना लगे, इसे ससुराल में दुनिया की हर खुशी मिले। फिर सुषमा जी बच्ची से कहती हैं, बताओ तुम्हें अपनी शादी के उपहार में मुझसे क्या चाहिए, वही दिलवाऊंगी तुम्हें। वो लड़की जवाब देती है, बुआ जी आपको पता है माँ हमेशा कहती हैं तेरी बुआ इस दुनिया की सबसे अच्छी ननद है, तो मुझे भी उपहार में आप आशीर्वाद दें कि मेरी ननद भी आपके जैसी हो।
सुषमा जी ने अपनी भतीजी पर आशीर्वादों की झड़ी लगा दी और समझाइश भी दी कि बेटा अपनी माँ की तरह सास और ननद को आदर देना, फिर तुम भी अपनी सास की लाडली बहू और ननद की प्यारी भाभी बन जाओगी। सच में सुषमा जी ही हैं ऐसी जिन्होंने कभी भी ललिता को ननद वाला रोब नहीं दिखाया, बल्कि उसकी बड़ी बहन बनकर हमेशा राह दिखाई, और बदले में ललिता ने भी खूब मान सम्मान अपनी ननद को दिया। अब सुषमा जी के सहयोगपूर्ण निर्देशन में लड़की की शादी भी अच्छे से हो गई और वो अपने सपनों के ससुराल में पहुंच गई। ससुराल में उस लड़की का अच्छे से स्वागत हुआ। ऐश्वर्य और वैभव का जीवन जीता छोटा परिवार, जहां सास ससुर और पति के साथ उसके सुखी विवाहित जीवन की शुरुआत हुई। अब ललिता जी की बेटी आशा की पति की एक ही बहन थी, जो कि उसके पति से 5 वर्ष बड़ी थी, और आशा को ननद के रूप में वो लड़की मिली। आशा के ससुर रियल एस्टेट से जुड़े थे और काफी धन संपत्ति के मालिक थे। आशा का पति भी एक अच्छी कंपनी में ऊंचे ओहदे पर कार्यरत है। सास और ननद दोनों ही उच्च शिक्षित हैं। आशा की ननद का ससुराल भी आर्थिक रूप से संपन्न है, इसीलिए बाहर जाकर नौकरी ना करना माँ बेटी दोनों का अपना फैसला है। साथ संगत जी, आशा के ससुराल में अलग अलग कामों के लिए 2 परिचारिकाएं हैं, तो आशा के ऊपर घरेलू कामों का भी बोझ नहीं है। आरामदायक जीवन है और घर में सबका प्यार और सहयोग उसे मिलता है। उसकी ननद दूर के शहर में है, छुट्टियों में मायके रहने आती है, लेकिन फोन पर आशा से उसकी बात होती रहती है। आशा की ननद का अपने मायके में पूरा दबदबा है। साथ संगत जी, अपनी माँ और बुआ की दी सीख के मुताबिक आशा ससुराल में सभी बड़ों को आदर सम्मान देती है और सबकी आज्ञा मानती है। बदले में सबका प्यार पाती है, पर धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि ससुराल के किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में उसे शामिल नहीं किया जाता। ससुराल में कोई भी समारोह हो, पार्टी हो या फंक्शन हो, उसको कोई नहीं पूछता। बहू के रूप में उसे रसोई के प्रबंधन की जिम्मेदारी दी जाती है। मेहमानों की आवभगत, उनके रहने सोने की व्यवस्था की जिम्मेदारी उसको दी जाती है। काम उसे खुद नहीं करना होता, करवाना होता है। पर उसे ये अजीब लगता है कि मेहमानों की सूची तैयार करने और उन्हें उपहार देने संबंधी निर्णयों में उसे बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया जाता। यहाँ तक कि शादी के 3 साल के बाद जब आशा के बेटे का जन्म हुआ, तो उसके जन्म उत्सव में भी आशा के मायके की ओर से किसे निमंत्रण दिया जाएगा, किसे क्या उपहार में दिया जाएगा, ऐसे निर्णयों में उसे शामिल नहीं किया जाता। आशा की सास और ननद ही मिलकर सब तय करती। उसे लगा हो सकता है किसी के मन में कोई दुर्भाव ना हो, बस यूं ही उसका मत लेने का ख्याल किसी को ना आया हो। इसीलिए उसने अपनी ओर से पहल की और अपने मायके से संबंधित निर्णयों में अपना मत अपनी सास के सामने रखा। पर आशा को जल्दी ही ये बात समझ में आ गई कि ये सब अनजाने में नहीं हो रहा था। न केवल सास अपितु आशा की ननद सुहानी भी उसको यही चिताया करती थी कि वे दोनों उम्र और रिश्ते में उससे बड़ी हैं और ये सब निर्णय आशा के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। उसे जितना कहा गया है वो उसी पर ध्यान दे। जब आशा ने अपने पति को भी अपनी माँ और बहन के पक्ष में पाया, तो उसने खुद का मन अपने आप समझा लिया। इसी तरह से जिंदगी बीतती गई। कुछ वर्षों के बाद आशा की सास इस दुनिया को छोड़कर चली गई। माँ के जाते ही सुहानी ने मायके पर अपना नियंत्रण बढ़ा दिया। अब सुहानी ने आशा को कहा कि मैं अपने पिता की पहली संतान हूँ, इसीलिए इस घर पर मेरा हक भाई भाभी से ज्यादा है। अब माँ की जगह पर मैं हूँ और आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप बड़ी ननद के निर्देशों के तहत इस घर को चलाएंगी। समय अपनी गति से चलता रहा। जब आशा के बेटे का 18वां जन्मदिन आया तो बड़ी पार्टी रखी गई। सभी नाते रिश्तेदारों को देने के लिए उपहार, मिठाई के डिब्बे और फल मंगवाए गए। सुहानी के ससुराल की रिश्तेदारी भी उस बच्चे के जन्मदिन से एक दिन पहले कोई फंक्शन होने के कारण वहां कुछ दिन पहले नहीं आ पाई, तो सीधा आयोजन स्थल पर आए। तो इस बार कार्यक्रम के लिए मेहमानों की निमंत्रण सूची और उपहारों की व्यवस्था आदि सभी निर्णयों में आशा प्रमुख थी। धूमधाम से जन्मदिन मनाए जाने के बाद अतिथियों को विदा किया जाना था। जैसे ही आशा की सहेलियों ने बाय कहा, आशा उन्हें देने के लिए मिठाई के डिब्बे लेने गई, तो उसे वहां पर डिब्बे और उपहार नहीं मिले। पूछताछ करने पर पता चला कि वो सब तो आशा की ननद सुहानी ने अपने हिसाब से मेहमानों को दे दिए हैं और बचा हुआ सामान घर भेज दिया है। आशा को काटो तो खून नहीं। उसे अपनी सहेलियों को यूं ही विदा करना पड़ा। सबसे बड़ा झटका उसे तब लगा जब उसके नोटिस में आया कि उसके चचेरे भाई बहनों को भी कुछ नहीं दिया गया। जो उपहार जिसके लिए था, उसकी जगह पर अलग से ढंग से बांट दिए गए। बिना उपहार के जाने वाले अतिथि बातें कर रहे थे। घर भेजे गए उपहार भी इतनी दूर से वापस नहीं लाए जा सकते थे।
तो आशा मन महसूस कर रह गई। सब मेहमान घर चले गए। घर आने पर आशा ने देखा कि काफ़ी उपहार घर पर वापस भेजे गए थे। तो ऐसे हालातों में आशा के मुंह से निकल गया, दीदी आपने ये सब क्या कर दिया। हमेशा दीदी दीदी कहकर अपनी ननद के आगे पीछे घूमकर उसे खूब इज्जत देने वाली आशा की इतनी सी बात सुहानी के अहम पर वार कर गई। सबको सुनाते हुए गुस्से से सुहानी चिल्लाई, आशा अपनी हद में रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सिखाने की कि मुझे क्या करना चाहिए था। अपने आप को इस संपत्ति की मालकिन मत समझो, पूरा आधा हिस्सा मेरा है। पिताजी तो बूढ़े हो गए हैं और अंतिम सांसें गिन रहे हैं, माँ नहीं रही तो बड़ी होने के नाते इस घर की मुखिया मैं हूँ, इसीलिए सब प्रकार के निर्णय मेरे हाथों में रहेंगे। तुम्हें ज़्यादा सोच कर अपनी बुद्धि को कष्ट देने की जरूरत नहीं। ये सुनकर आशा अपने मन में सोचने लगी कि मेरी ननद के सर पर अहंकार सवार है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो बुद्धिहीन है। गलत बातों को चुपचाप सहना भी गलत होता है। उधर आशा का पति समझ तो रहा था कि उसकी बहन ने गलत कर दिया है, पर तय नहीं कर पा रहा था कि वो क्या कहे कैसे कहे। आशा ने बड़े प्यार से अपनी बात कही, दीदी आप घर की बड़ी हैं, हमेशा आपकी जगह बड़ी रहेगी। निश्चित तौर पर आपका घर की संपत्ति पर हक है, मेरी इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं है। मेरी शादी धन संपत्ति से नहीं हुई, पिताजी हमें जो देना चाहें दे दें। फिर थोड़ा गंभीर होकर आशा ने कहा, दीदी अब मैं जो कहने जा रही हूँ उसे अन्यथा ना लें। मैं आपके भाई की पत्नी हूँ, उनके साथ मैंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया है, इसीलिए हमारी गृहस्थी पर हमारा पूर्ण अधिकार है, हमारे दायित्व भी हमारे हैं। वैसे भी दीदी मेरी शादी को कितना समय हो गया है और आपकी शादी को तो उससे भी ज़्यादा। नए नए रिश्ते जुड़े हैं और आप भी तो नहीं चाहेंगी ना कि आपके रहते समाज में आपके छोटे भाई भाभी का कोई मजाक बनाए। इसीलिए हमें नियंत्रित करने के बजाय बेहतरी के लिए हमारा मार्गदर्शन करें। अपनी पत्नी के तर्कों से गर्वित हो उठा पति आज पहली बार बेझिझक होकर बहन के सामने बोला कि मैं अपनी पत्नी की बातों से सहमत हूँ। हम सबके रिश्तों में तनाव की जगह पर मिठास बनी रहे, इसीलिए मैं आपसे आशा की बातों पर अमल करने की विनती करता हूँ। अब सुहानी ने सोचा कि सचमुच ठीक कह रही है ये आशा। इसे तो पैसे का लालच नहीं है और कितना गलत सोच रही थी मैं। प्रत्यक्ष रूप से सुहानी ने कहा, आशा तुम कितनी समझदार हो, छोटी होकर भी कितनी जरूरी शिक्षा तुमने मुझे दी। अब से तुम मेरा बदला हुआ रूप पाओगी। अब से मैं तुम्हारी ननद नहीं बल्कि बड़ी बहन बनकर तुम्हें प्यार करूंगी। ऐसा कहकर सुहानी ने आशा को गले से लगा लिया। तो साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।